इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूपी में किसानों के सियासी समर्थन पर घमासान छिड़ गया है। एक दिन पहले ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री से संजीव बालियान की मुलाकात के बाद उनके सुर ही बदल गए। अब उन्होंने कहा है कि किसान संगठनों का किसी भी खास दल को समर्थन नहीं। तो बालियान से मुलाकात के बाद पलट गए हैं नरेश टिकैत, बोल रहे हैं कि किसी दल को किसानों का समर्थन नहीं है। इससे पहले एक दल को समर्थन देने की बात कही गई थी, बीकेयू का किसी भी दल को समर्थन नहीं है, ये राकेश टिकैत ने कहा था। आरएलडी गठबंधन को समर्थन पर नरेश टिकैत ने अब यू टर्न ले लिया। किसी भी पार्टी का होगा जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तक है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बनाकर रखने और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहां से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है। वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना टिकैत साहब की समाधि है उनकी, तो यहाँ से तो आना चाहे अपना ठीक है, मैं आओ और अपना आशीर्वाद लो, अपना चुनाव लड़ो। कोई किसी भी पार्टी का होगा तो हम किसी की अनदेखी नहीं करने के, सब आशीर्वाद देंगे। अरे यहाँ तो आप वाले भी आए, बसपा वाले भी आए और भी आओगे तो उन्हें क्या वो थोड़ा होगा, उनके साथ भी वही अच्छा व्यवहार होगा, वही खाने पीने का चाय पाने का वो होगा। जो घर आओगे तो हम किसी की सभा में नहीं जाने कुछ नहीं हुए। कल तो आपने भावुक होके बहुत मतलब इशारा कर ही दिया लगभग भावुक होके। नहीं तब तो भाई हमें भी नहीं था भाई, संयुक्त मोर्चा है ठीक है बातचीत, तो ऐसी कोई वो नहीं है बातचीत, तब तो बात हो भी जा और बजी बाहर है यहाँ से और हम ही क्या कहते, तो ऐसी कोई नहीं है बात। अब उसमें कोई हम ये भी तो पर्चा भी नहीं भरा गया, कुछ नहीं किसी की वो नहीं बात, ये भी तो उठनी पड़ी उठ के भी। तो क्या वजह रही कि अचानक नरेश टिकैत के सुर ही बदल गए? अब आपको वो तस्वीर दरअसल दिखा देते हैं जो कुछ हद तक इसके मायने समझा रही है। संजीव बालियान आज सुबह नरेश टिकैत के घर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, काफी घंटे तक ये मुलाकात चली। उसके बाद अचानक नरेश टिकैत सामने आए, उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को किसान समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये तस्वीर दरअसल यूपी में सियासत को कई मायने में बदल सकती है, क्योंकि बेहद मजबूत किसान नेता नरेश टिकैत का ये बयान अब ये साफ कह रहा है कि किसी भी एक पार्टी विशेष को किसानों का समर्थन नहीं जा रहा है। इससे पहले उन्होंने आरएलडी और गठबंधन के साथ समर्थन की बात कही थी, लेकिन अब साफ तौर पर अपने उस बयान से वो मुकर गए हैं। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर है जहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे, नरेश टिकैत से मुलाकात की उनके घर जाकर। और नरेश टिकैत के यू टर्न के बाद राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया कि किसान संगठनों का समर्थन किसी भी दल को नहीं। उन्होंने कोई समर्थन किसी का नहीं करा, वो तो एक कैंडिडेट वहां पे गया, उन्होंने अपना सिंबल दिया, तो उसका सिंबल वापसी देके ये कहा कि अपना चुनाव लड़ो शांतिपूर्ण तरीके से और सब लोग साथ ही हैं। तो ये कहना किसी उसका समर्थन नहीं होता, क्योंकि जब वो जाते हैं तो एक ही विचारधारा के लोग सब इकट्ठे रहते हैं, कोई दूसरी विचारधारा के तो रहते नहीं। वहां पे हजारों आदमी उसके साथ में थे, उनको कहा पे जाओ, ये तो सब साथ ही हैं, जाओ अपना काम करो, ये उनको कहा है। तो इसका मतलब समर्थन नहीं होता, ना विरोध होता। योजना तो अभी 6 महीने की आगे की योजना बनाएंगे, सरकारों से ये है कि जो सरकार ने वादे करे हैं उनको पूरा करे सरकारें, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है, 1.5-2 महीना तो ये सरकारें भी चुनाव में लग जाती है। सरकार और पार्टियां अलग अलग रहनी चाहिए, उनसे हमारे इशू रहते हैं सरकार से, किसी पार्टी से हमारा नहीं रहता। पार्टी और सरकारें पूर्ण रूप से अलग अलग रहनी चाहिए और हमारे तो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, इन सब के इशू है। हमारा है नौजवान, बेरोजगारी, ये सारे इशू हमारे हैं। अब बात दिल्ली वासियों को मिले एक तोहफे की करेंगे। दरअसल अब दिल्ली की सड़कों पर बिजली से चलने वाली यानी कि इलेक्ट्रिक बसें दिखाई देंगी। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया। इस बस के आने से दिल्ली की जो हवा है वो बेहतर होगी, दुरुस्त होगी, यहां प्रदूषण कम होगा। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार का यह अहम फैसला। इस तरह की और इलेक्ट्रिक बसें आने वाले वक्त में दिल्ली में लाई जाएंगी। लेकिन तस्वीरें उस वक्त की जब केजरीवाल खुद इस बस का उद्घाटन करने पहुंचे। हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। बस को
सजाया गया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दरअसल वादा किया है कि वो दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा देंगे और इसी ओर ये अहम कदम। सबसे पहले तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है दिल्ली में, जबकि बिजली से चलने वाली पहली बस आज सड़क पे उतरी है। और मैं समझता हूं कि आने वाले सालों के अंदर धीरे धीरे करके जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी वैसे वैसे अब इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आती जाएंगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप लोगों ने देखा जब बस चली ना तो इसमें आवाज आती और एक जरा सा भी धुआं, जीरो एमिशन है, कोई भी धुआं इस बस से नहीं निकलता। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आज पहली बस गई है और अप्रैल तक हमें उम्मीद है 300 बसें आ जाएंगी और हमारा टारगेट है उसके बाद 2000 और बसेस अगले कुछ वर्षों के अंदर 2000 और इलेक्ट्रिक बसेस लाने का। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर इस वक्त समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर ब्रिग्स जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर ब्रिग्स के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अनाज, गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। आगे छोड़ो। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं। तो ये तस्वीरें दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई अहम नेता संकल्प ले रहे हैं भाजपा को हराने का आगामी चुनाव में। और संकल्प की ये प्रक्रिया पूरी करते हुए अखिलेश यादव, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में दरअसल अनाज है और इसी अनाज के साथ वो संकल्प ले रहे हैं बीजेपी को हराने का। नाम दिया गया है इसे अन्न संकल्प का। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। और इसके साथ साथ हम अपने पत्रकार साथियों से भी कहेंगे बाद में चुपचाप आप भी लेना संकल्प। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्न संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा, कभी उनसे पूछिए जिन्होंने ये कहा कि $5 ट्रिलियन
की इकोनॉमी कर देंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीज़ों को पूरा किया जाएगा। अगर आज किसानों पे रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं बिंदुओं पे रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश में मची हलचल के बाद अब उत्तराखंड में भी हलचल तेज होती नजर आ रही है। हरक सिंह रावत जो कि बगावी तेवर लगातार अपनाए हुए थे, पहले मेडिकल कॉलेज को लेकर बवाल था, उसके बाद अब टिकट को लेकर कहा गया कि कुछ बात नहीं बनी, जिसके बाद देर रात उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि उसके बाद कुछ ये तस्वीर सामने आई, आंसू छलक उठे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ बोलूंगा तो बम फूटेगा, यानी वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो या तो कांग्रेस में जाएंगे या फिर वो कांग्रेस अगर उनको नहीं भी लेती है तो कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। बीजेपी से अब उनका कोई नाता नहीं रह गया है। तो फिलहाल उन्हें निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से, 6 साल के लिए निलंबन भी। और इसी के साथ साथ अब वो कहां जाते हैं ये बड़ा सवाल है। संभावनाएं तो कांग्रेस पार्टी के लिए जताई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 विधायक और हैं जो उनके साथ कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। तो यूपी बीजेपी में जो भागम भाग मची वो तस्वीर अब उत्तराखंड से भी आने लगी है। 2 तस्वीरें रख रहे हैं सामने। यूपी में बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह जैसे मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, तो आज उत्तराखंड में बीजेपी के सीनियर नेता हरक सिंह रावत कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। तो हलचल दोनों ही राज्यों में बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ काफी विधायक चले गए। क्या हरक सिंह रावत भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, कुछ और विधायक तोड़कर बीजेपी का के कांग्रेस में जा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर हरीश रावत ने क्या कहा, हमारी सहयोगी ने बात की, सुनिए जरा। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हमारे साथ है। सर, हरक सिंह रावत घर वापसी करना चाहते हैं, आपको क्या कहना है? पार्टी को सभी चीजें ध्यान में रख करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हाँ? जनभावना का भी ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ 2016 के पूरे घटनाक्रम को भी ध्यान में रखना चाहिए। सर, आपने 2016 की बात करी है। हरक सिंह रावत वही हैं जिन्होंने 2016 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी और अब जो है वो कह रहे हैं कि उनको खेद है उसके ऊपर। उनका ये भी कहना है कि पिछले जितने साल वो बीजेपी में रहे उनको जो है बड़ी घटन महसूस हुई। उस पूरी चीज को किस तरह देखते हैं आप? मैंने कहा ना कि सब चीजों को ध्यान में रख करके पार्टी को इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी उनको लेती है फिर? देखिए, पार्टी का निर्णय हमेशा श्रेष्ठ होता है और सर्वोत्तम होता है, मगर हमारी जनता की भावना भी है, लोगों की भावनाएं भी हैं, तो सब बातों को अकाउंट फॉर करते हुए, उस पर विचार करते हुए। अच्छा, पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा था मैं डंडा लेकर बैठा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश से ज्यादा उत्तराखंड में भगदड़ हो जाती, और अब जो है उसका कहीं ना कहीं जो आपने कहा था उसका रियलिटी चेक भी होना शुरू हो गया है। तो क्या सिर्फ हरक सिंह रावत ही आप लोगों के टच में है या और भी बहुत सारे नेता हैं? देखिए, राजनीति में आप केवल अपने को ही सही नहीं कह सकते हैं, आपको दूसरी भावनाएं भी देखनी पड़ती हैं, साथियों का
साथियों को क्या राय है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। मगर अभी तो मेरी किसी मैं कहीं से अभी आ रहा हूँ, जब बात होंगी तब पता चलेगा कि साथी क्या महसूस करते हैं। अगर हरक सिंह रावत ज्वाइन करते हैं तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा कांग्रेस पार्टी के? उस दिन आपने कहा था कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हो, अगर उन सबको आप ले आएंगे तो। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज कांग्रेस उत्तराखंड में सुनिश्चित जीत पर के कगार पर खड़ी दिखाई दे रही है। मैं इस समय इतना ही कहना चाहूंगा। पर क्या अगर वो आते हैं, माफी मांगते हैं, तो आप उनको ज्वाइन होने देंगे? क्या रहेगा आगे रणनीति? मैं अभी इस पर कुछ कहूंगा नहीं। कब तक जो है लिस्ट आ सकती है सर कैंडिडेट्स की? 1-2 दिन में जब कहें हम। सब तैयारियां हो गई हैं। हाँ, बहुत तैयारियां हो गई। चेयरमैन और स्क्रीनिंग कमेटी ने सारी तैयारियां कर दी हैं। क्या अगर वो आते हैं तो आप थोड़े से नाराज हो जाएंगे? क्योंकि सब कह रहे हैं कि हल्का सा नाराज आप हो ही गए हैं उनके आने से, पार्टी की ये जो खबरें आ रही हैं। मैं किसी से व्यक्तिगत नाराजगी नहीं रखता। ये सवाल व्यक्तिगत भी नहीं होते हैं। ये सवाल समाज के होते हैं, राज्य के होते हैं और पार्टी के होते हैं। और कुछ सिद्धांत हैं जिन पर पार्टी को भी और व्यक्ति को भी खड़ा होना पड़ता है। मेरा आखिरी सवाल, हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तराखंड में आ रही है, तो चाहे वो ज्वाइन करें चाहे ना करें, लेकिन वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। यदि कोई सही दिशा में सही बात कहता है तो उस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन 2016 को याद रखा जाए। हाँ, वो 2016 में जो घटना हुई थी वो मेरे प्रति अपराध नहीं था, वो लोकतंत्र के प्रति अपराध था, संसदीय परंपराओं के प्रति अपराध था, पार्टी के प्रति अपराध था। तो किस सीमा तक क्या करना है ये पार्टी तय करेगी। तो ये थे हरीश रावत हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन अजय के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली। तो कुल मिलाकर हरीश रावत जो संकेत दे रहे हैं वो ये कि 2016 याद रखना होगा। किस तरीके की परिस्थितियां उस वक्त थी वो याद रखना चाहिए, उस वक्त जब उनकी एंट्री कांग्रेस में अगर आप चाह रहे हैं। लेकिन अब ये आला कमान के ऊपर है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि ये चर्चाएं पहले से ही गर्म थी, जिसको लेकर हरक सिंह रावत बार बार ये कहते रहे कि अभी तक कोई बात नहीं हुई। आज भी उन्होंने कहा कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में नहीं भी जाते हैं तो वो एक कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस के साथ काम करेंगे। बीजेपी से उनका कोई लेना देना अब नहीं बचा है। हालांकि वो ये चाह रहे थे कि जिस सीट से वो लड़ते हैं उसके अलावा दूसरी कोई सीट उनको दी जाए, और अपनी बहू के लिए भी जो सीट चाह रहे थे, बताया गया कि उन सीटों पर ही बातचीत नहीं बनी, जिसके बाद देर रात ही उन्हें मंत्री पद से हटाया गया, बर्खास्त किया गया और 6 साल के लिए निलंबित भी किया गया। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उनसे आज तक संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने एक्सक्लूसिव बात की है। घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा। और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। देखिए, कांग्रेस सरकार प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी, लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी, कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। सर, पहले तो इस मुद्दा ये है कि ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुंच गई, क्योंकि आपकी कहा जा रहा था मांगे भी मानी जा रही थी, लेकिन फिर आपने टिकट की मांग कर ली। ये जो एलिगेशन निकल रहे हैं, आखिरकार सच्चाई क्या है इनमें, तथ्यों में? देखिए, अपने चेहरा छिपाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आप देश को चला रहे हो, एक सोशल मीडिया पे फर्जी खबरों के आधार पर आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? जहां तक टिकट की बात है, प्रहलाद जोशी जी ने मुझसे कहा कि रावत जी क्या बातचीत है, तो मैंने कहा जी मैं अभी लेस्डोन गया था, और जिस तरह अनुकृति ने वहां 5-7 हजार महिलाएं थी, उस बिल्कुल जंगल एरिया में, और जिस तरह लोगों में उत्साह था, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि हमारी बहू ने या इस लड़की ने इतना बड़ा जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है। तो मैंने कहा आप विचार कर लो। और मैंने कहा कह लें आप आज पहली बार आपने कहा है, तो मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से बातचीत करूंगा। और मैंने कहा जी मैं पार्टी के लिए काम करूंगा,
आप मुझे जहां जिम्मेदारी देंगे मैं वहां काम करूंगा। मैं अब उस चीज को अपने चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए मैं कह रहा हूं, ये कह रहे कि हमने विकास की बात मानी, कौन सी मान ली? हमने सेंट्रल स्कूल दिया कोटद्वार, वायदा था 2017 में हमारा। रोजगार दिया आपने उत्तराखंड के लोगों को, वायदा था उत्तराखंड के लोगों से। महंगाई कम करी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करी। अब आप कुछ भी कह दो, लेकिन मैं इस सबके बावजूद भी, घुटन भरी जिंदगी जीने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में था, क्योंकि मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मुझे मैंने अपना संकल्प भी मेरा आज पूरा हो गया और उस घुटन भरी जिंदगी से मुझे निजात मिल गई। तो क्या आप कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे? अब बातचीत करूंगा। अब तो फर्जी था, लेकिन अब मैं बातचीत करूंगा और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा। और शायद कई बार जब भी मैं हमेशा एक बात मानता हूं, बुराई में अच्छा ही ढूंढता हूं, और शायद जो भी आज हमें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये उत्तराखंड के लिए अच्छा है। शायद पिछले 20 सालों में उत्तराखंड को जो ऊंचाई छूना चाहिए था, मैंने 25 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाषण दिया था कि ये राज्य के पास इतनी संभावनाएं हैं, ये राज्य अगर इसको उचित नेतृत्व मिलेगा, उचित नियोजन होगा और प्राकृतिक संसाधनों का उचित विकास होगा, तो ये उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य बन सकता है। ये जा रहा है कि आज आप जो है अपने साथ 2-3 और एमएलए के साथ लेके कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज इन परिस्थितियों में, क्योंकि मैं एक एमएलए की स्थिति जानता हूं और जिनको मैं ले आ सकता हूं, जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, जो मेरी बात मान सकते हैं, मैं जानता हूं कि उनको कांग्रेस में लाने के बाद भी मैंने टिकट दिलाने में उनकी मदद भी कर दी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते। अब देखिए, हरक सिंह रावत एपिसोड के बाद पहली बार मीडिया से बोले पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष का इस मामले में क्या कहना है वो भी जरा सुनिए। देर रात जो गतिविधि हुई उसके बाद वो काफी ज्यादा उखड़े हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी दबी जबान में कह रहे हैं कि अगला जो पड़ाव उनका होगा वो कांग्रेस पार्टी होगा। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह जी को जो है मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने का निर्णय लिया, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन सरकार के इस निर्णय से हरक सिंह रावत जी आहत हैं और उन्होंने जो मीडिया को कहा है कि मैं अब जो है कांग्रेस को अपनी सेवा देने का काम करूंगा, अब उनकी कांग्रेस में वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम सबको स्वीकार्य होगा। देखिए, जो हालात पैदा हुए हैं सिर्फ उत्तराखंड राज्य के अंदर नहीं भाजपा का सफाई होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरीके से देश की लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, उससे ये वानगी बनी है। तब चाहे आप पंजाब का जिक्र कर लीजिए, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी जाते हैं और सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने पूरे देश के अंदर ये वातावरण बनाने का प्रयास किया कि मेरी जो है जो सिक्योरिटी है उसमें चूक हुई है। लेकिन वास्तविकता तो आपके सामने है। जहां जनसभा होनी थी, जहां पर 70,000 कुर्सियां लगाई थी, वहां पर 700 लोग भी नहीं थे। तो ये उन्होंने कहा, तो ये विदाई चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, इन राज्यों में होने जा रही है और 2024 में देश से जो है भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। उत्तराखंड में भी सियासी भूचाल आया हुआ है, जहां एक तरफ हरक सिंह रावत को
कल देर रात ही पार्टी से निकाल दिया गया। अब संभावना ये कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस की नेता सरिता आर्य बीजेपी में आ सकती हैं, ये भी संभावना अब गहरा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में भी उथल पुथल देखी जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही सरिता आर्य जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएंगी।